गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आज एक बार फिर आप लोगों के लिए वन एवं वन्य प्राणी संसाधन चैप्टर के महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है बच्चों, मानव द्वारा विकसित किया गया वन वानिकी कहलाता है और प्रकृति के द्वारा तो प्राकृतिक वन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है, वन के नज़रिए से रूस विश्व में पहला स्थान रखता है, वहीं भारत का स्थान 10वां है। भारत में वन विस्तार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे है, जहां 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में वन विकसित है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है बच्चों। कभी कभी कहीं कहीं 4 वर्गों में भी रखा जा सकता है। जैसे पहला जो वर्गीकरण है, पहला अत्यंत सघन वन, जिसमें वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक है। यह आपको पूर्वोत्तर राज्यों में मिलेगा। उसके बाद है मध्यम सघन वाले वन, यानी कि सघन वन। तो मध्यम घनत्व वाले वन में वृक्षों का घनत्व 40 से 70% रहेगा। इसके उदाहरण है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। वहीं खुले वन की तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो है खुले वन, जिसमें 10 से 40% वृक्षों का घनत्व रहेगा। चौथा है बच्चों झाड़ियाँ एवं अन्य वन। तो इसमें जो वृक्ष का घनत्व रहेगा वो 10% से कम। हमारे बिहार में, यूपी, पंजाब और हरियाणा में इस प्रकार के वन आपको मिलेंगे। पांचवा बच्चों मैंग्रोव वन, तटीय वन। जो डेल्टा वाले क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ आपको इस प्रकार के वन विकसित मिलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कि भारत में झाड़ियाँ एवं वन का विस्तार सबसे अधिक है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9% है। मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार आप पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद गुजरात और अंडमान का स्थान आता है। अगर बच्चों आपसे कोई पूछे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो उसका सही उत्तर पश्चिम बंगाल होगा। उसके बाद ही गुजरात जो कच्छ वाला इलाका है वो होगा। उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7.1% हिस्से में वन है। प्रशासकीय दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है आरक्षित वन। इसमें ना तो लकड़ियाँ ही काटी जा सकती हैं और ना ही पशुचारण किया जा सकता है। देश में आधे से अधिक यानी कि 54% वन आरक्षित घोषित किए गए हैं और आरक्षित वनों का सबसे अधिक जो मात्रा है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। अगला है रक्षित वन। विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप में लकड़ी को काटने की सुविधा दी जाती है। इस प्रकार के जो वन, इस श्रेणी के जो वन है वो मात्र 29% ही हमारे देश में पाए जाते हैं। तीसरा है अवर्गीकृत वन। शेष इन दोनों आरक्षित वन और रक्षित वन के अलावा जो अन्य और भी वन आते हैं, जो शेष वन आते हैं, वे सभी इस वर्ग में आ जाएंगे। इस वन में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने में कोई पाबंदी नहीं होती है। 17% वन इसके अंतर्गत आते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रशासकीय दृष्टि से क्या मतलब होता है बच्चों? प्रशासकीय दृष्टि का मतलब हो गया कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में रखा गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल वनों का बड़ा हिस्सा आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। आरक्षित एवं रक्षित वनों का विस्तार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है और वर्गीकृत वनों का विस्तार आप पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में पाएंगे और गुजरात में भी इसके कुछ हिस्से आ जाएंगे। झूम की खेती, जिसे आप स्लैश और बर्न की खेती के नाम से भी जानते हैं, यह पूर्वोत्तर भारत में की जाने वाली खेती होती है, जिसमें एक टुकड़े को, खेती लायक टुकड़े को या जंगल के एक टुकड़ों को साफ किया जाता है, उसे जलाकर उसे साफ किया जाता है, फिर उसमें उस ज़मीन को तैयार कर उसमें बो दिया जाता है, फसलें बो दी जाती हैं। फिर जब 2-3 साल उसमें खेती करने के बाद जब उस खेत की जब उपज समाप्त हो जाती है, तो फिर वहाँ से उस खेत को छोड़कर फिर वो अगले खेत की खोज में निकल पड़ते हैं। इसके कारण
वनों का ह्रास होता है और मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है। अगला है बच्चों कि पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण खतरे में है। एक है कि हिमालयी यव चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है जिसके छाल और पत्तियां, टहनियाँ, जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकलता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, वेटलैंड किसे कहते हैं? तो वेटलैंड जो निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। जो निम्न तल वाले जो काफ़ी निचले क्षेत्र होते हैं जहाँ अक्सर जल बाढ़ के समय में या वर्षा के दिनों में वहाँ जल जम जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को वेटलैंड कहते हैं बच्चों। इसके उदाहरण है बच्चों, एक तो आपकी कटिहार जिले से जैसे गोगाबिल झील, आपके कटिहार के मनिहारी प्रखंड में यह झील है बच्चों, यह वेटलैंड की श्रेणी में ही आएगा। स्थानीय तौर पर इस तरह के वेटलैंड को हम लोग चौड़, भागर, मान, टाल भी कहते हैं। अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव की रहने वाली थी। उसने राजा के आदेश को दरकिनार करके वनों से लकड़ी काटने वालों का विरोध किया था। अगला बच्चों, भारत में संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची को रेड डेटा कहा जाता है। इस सूची को बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि BSI तथा वन अनुसंधान केंद्र फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। साथ ही बच्चों असाधारण पौधों के लिए ग्रीन बुक भी तैयार किया गया। नेक्स्ट है बच्चों की IUCN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो IUCN का फुल फॉर्म है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था ने पौधों और जंतुओं के प्रजातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है सामान्य जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं बच्चों जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पालतू पशु, साल, चीड़, मुर्गे आदि। संकटग्रस्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, पूंछ वाला बंदर, संगाई जिसे आप मणिपुरी हिरन भी कहते हैं बच्चों, इत्यादि। अगला है बच्चों सुभेद्य जातियाँ। इनकी संख्या घट रही है। यदि इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा के डॉल्फिन आदि। नेक्स्ट है बच्चों दुर्लभ जातियाँ। इनकी संख्या बहुत कम है या सुभेद्य हैं। यदि विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं, यदि विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं, जैसे हिमालयी भूरा भालू, जंगली एशियाई भैंस, हॉर्नबिल इत्यादि। नेक्स्ट बच्चों के स्थानिक जातियाँ। कुछ विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाले जातियाँ हैं, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। लुप्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। ये पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बतख, डोडो पक्षी। नेक्स्ट है बच्चों के WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, संकटग्रस्त वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट बच्चों इन सिटू संरक्षण क्या है? तो वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना इन सिटू संरक्षण कहलाता है। जैसे इन सिटू संरक्षण में आपका राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैवमंडल आ जाएंगे। वही एक्स सिटू की बात करें, एक्स सिटू संरक्षण की, तो वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के बजाय कृत्रिम आवास में संरक्षित करना एक्स सिटू संरक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए बच्चों चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक इत्यादि। ये सारे जो उदाहरण है वो एक्स सिटू संरक्षण के उदाहरण है। राष्ट्रीय उद्यान आते बच्चों, ऐसे उद्यानों का उद्देश्य वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास में वृद्धि और प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। ऐसे उद्यानों में बाहरी हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होता है, जैसे कृषि कार्य, वन उत्पाद एकत्र करना, पशुचारण, निर्माण कार्य। ये सब गतिविधियाँ पूर्णतः वर्जित होती है। यह पूर्णतः सरकारी होता है। वर्तमान में हमारे देश में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों,
जिसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। वहीं अभयारण्य की बात करें तो यह भी राष्ट्रीय उद्यानों की तरह वन्य पशुओं के लिए एक संरक्षित क्षेत्र होता है, लेकिन इसमें कृषि, वन उत्पादों को एकत्र करना, मछली पकड़ना आदि गतिविधियों की सीमित छूट होती है। यह सरकारी भी हो सकती है बच्चों, या व्यक्तिगत भी। वन्य पशुओं को नुकसान पहुंचाने पर यदि किसी व्यक्तिगत आदमी का मालिकाना अधिकार है तो उसे सीमित भी किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 543 अभयारण्य हैं। बिहार में बेगूसराय जिले का कांवर झील और दरभंगा जिले का कुशेश्वर नाथ अभयारण्य इसी श्रेणी में आते हैं। जैवमंडल यह एक ऐसा विशाल क्षेत्र होता है जहां वन्यजीव, पौधों और मनुष्यों तीनों का संतुलित रूप में संरक्षण और विकास किया जाता है। वर्तमान में जैवमंडल की संख्या 18 है बच्चों। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की सूची मैंने दे दी है बच्चों। ये जो अति महत्वपूर्ण सूची है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, मैं केवल उन्हीं का आपको लिस्ट दे रहा हूं बच्चों। जैसे पहला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। वहीं बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की कर्नाटक, घाना पक्षी विहार राजस्थान, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस वन्य जीव अभयारण्य असम, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपको पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, चिल्का अभयारण्य उड़ीसा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। मुझे नहीं लगता बच्चों इसके बाहर भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो बेफिक्र होकर इन 17 जो मैंने प्रोवाइड किए हैं राष्ट्रीय उद्यान, इसे आप याद कर लेंगे बच्चों। अगला बच्चों कि उड़ीसा के नंदनकानन में उजले बाघ का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। वहीं मुरैना मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। एक है बच्चों जैव अपहरण, तो प्रकृति द्वारा सजीवों में स्थापित आनुवांशिक गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण कहते हैं। यानी बच्चों किसी पौधे का डीएनए दूसरे पौधे के डीएनए में ऐड करना और उसके जोड़कर एक नए पौधे का विकास करना, यह जैव अपहरण की सूची में आता है। हॉटस्पॉट्स क्या है बच्चों? वर्तमान में विश्व में 36 हॉटस्पॉट्स हैं। हॉटस्पॉट ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता बहुत अधिक होती है। बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन ये प्रजातियां तेज़ी से खतरे में भी हैं। सरल शब्दों में हॉटस्पॉट वे इलाके हैं जहां बहुत सारे जीवों की अनोखी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन वे लुप्त होने के खतरे में हैं। यहाँ एक चीज़ में हम मिस कर रहे हैं बच्चों, उसको आप लिख लेंगे कि हॉटस्पॉट को सर्वप्रथम पहचाना था नॉर्मन मेयर्स ने। अब इसे नोट कर लेंगे बच्चों, नॉर्मन मेयर्स। तो हॉटस्पॉट की अवधारणा देने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, हॉटस्पॉट्स की अवधारणा देने वाले जो पहले व्यक्ति थे, उनका नाम नॉर्मन मेयर्स लिख लेंगे। इससे भी आप लोग बच्चों, यहाँ छूट गया है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। चिपको आंदोलन 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में शुरू किया गया था। अब संयुक्त वन प्रबंधन उड़ीसा संयुक्त वन प्रबंधन अपनाने वाला पहला राज्य है। इसमें सरकार वन प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों को भी शामिल करता है। ग्राम स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन, 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन तथा विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत कई सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं। भारत के संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51 का ए, फिर उस ए में जी में, फिर उस ए के जी में प्राकृतिक संसाधनों तथा वन्यजीवों के संरक्षण के नियम बताए गए हैं। 1952 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया। 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। वहीं जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया। बच्चों ये थोड़ा पेचीदा है, तो याद करना बड़ा सिंपल है। 1952 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड आया, गठन किया गया उनका। 72 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम,
फिर वन्य जीव, ये वन्य जीव है बच्चों, आप ध्यान देंगे, वन नहीं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, यानी कि पशुओं के सुरक्षा का अधिनियम 1972 में। फिर वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में लाया गया। फिर वन नीति अलग है बच्चों, फिर वन नीति आपका 1952 में लाया गया था। ये वन संरक्षण अधिनियम है बच्चों, 1980 में लाया गया। उसी प्रकार से जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया। अधिनियम एक एक्ट है बच्चों, हमारे संविधान में लाया जाने वाला एक एक्ट होता है, एक नियम होता है जिसका पालन अक्षरशः किया जाना चाहिए। भारत के 8 वनस्पतिक क्षेत्र हैं, मैंने इसे डिटेल से करा दिया है, आप अच्छे से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं, उतार सकते हैं बच्चों। मैं धीरे धीरे इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ। इससे नहीं पढ़ रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल है ये, हालांकि उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए, ये आगे की शिक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाएगा बच्चों। तो कोशिश कीजिए कि आप कोई चीज़ मिस ना करें। एग्ज़ाम तो पास करना ही है बच्चों, आप लोगों को इतने मेहनत कर रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी एक क्वालिटी में एजुकेशन आप लोगों को देने के लिए तत्पर हूँ। तो बच्चों ये 8 क्षेत्र हैं, 8 जो बॉटैनिकल रीजन्स हैं, वानस्पतिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। कई लोग इसका कई तरीके से वर्णन करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो वर्गीकरण है वो यही 8 क्षेत्र है बच्चों। बच्चों ये समाप्त होने वाला है, अथवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि वनस्पति से संबंधित चीज़ों का सर्वेक्षण करता है, पेड़ पौधों का सर्वेक्षण करता है। वहीं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये जीव जंतुओं का सर्वेक्षण करता है। लेकिन इन दोनों संस्थाओं का जो मुख्यालय बच्चों वो कोलकाता में स्थित है। आयुर्वेद के जनक आपके चरक हो गए। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र बच्चों पश्चिमी घाट है। अगर पूछा जाता है तो आपका उत्तर पश्चिमी घाट होना चाहिए। विश्व में सबसे अधिक प्रजातियां कीड़े मकोड़े और अति सूक्ष्म जीवों के पाए जाते हैं। भारत के जो 18 जैवमंडल क्षेत्र बच्चों उनकी मैंने सूची दे दी है, यह भी आपके लिए जानकारी जरूरी है बच्चों। जैसे नंदा देवी उत्तराखंड में, नोंगक्रेक मेघालय में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अच्चन कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल ओडिशा, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कंचनजंगा सिक्किम में है बच्चों, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, शीत मरुस्थल आपका हिमाचल प्रदेश और कुछ लद्दाख के हिस्से में आ जाएगा। डिब्रू सेखोवा बच्चों असम में है, शेषाचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, पन्ना आपके मध्य प्रदेश में है, अगस्त्यमलाई केरल में, कच्छ गुजरात में बच्चों। और ये कच्छ जैवमंडल जो क्षेत्र है ये बच्चों भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल क्षेत्र है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। मानस आपका असम में है। एशिया में धान की खेती का 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण एक अकेला जंगली भारतीय चावल की प्रजाति जिसका नाम ओर्जिया निवारा है उससे किया जाता है बच्चों। मॉर्फिन का उपयोग दर्द निरोधक दवाई में किया जाता है। क्यूनाइन जो है मलेरिया के उपचार के लिए उपयोगी है। टैक्सोल कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद के जनक चरक को माना जाता है। अब आते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न में कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। बिहार का लगभग 7% क्षेत्र वनाच्छादित है जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। राज्य में वन मुख्यतः दक्षिणी जिलों जैसे गया, रोहतास और जमुई में पाए जाते हैं। वनों की स्थिति चिंताजनक है क्योंकि तेजी से शहरीकरण, कृषि विस्तार और जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों का क्षेत्र घटता ही जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। वनों का विनाश कई कारणों से होता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, कृषि भूमि की आवश्यकता, जंगलों की अवैध कटाई, खनन और शहरीकरण। इसके अलावा आगजनी, पशुपालन के लिए जंगलों की सफाई और औद्योगिकरण भी वन विनाश में योगदान देते हैं। इससे पर्यावरणीय असंतुलन भी उत्पन्न होता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है, वे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ये जलवायु को नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं। वन जैव विविधता के साथ साथ वन्य जीवों को आवास भी प्रदान करते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर रहता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
बच्चों एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके 50 से 60 शब्द सीमा के अंतर्गत ही आपको देने हैं। मैंने इस उत्तरों को तैयार करने में इस चीज़ को का बड़ा ही ध्यान रखा है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों उसमें कोशिश करना है आपको कि 150 से 200 शब्दों में आपके उत्तर होने चाहिए। यानी कि लघु वाले में 50 से 60 शब्दों में आपका उत्तर होना चाहिए और जो दीर्घ है उसमें 150 से 200 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। तो वन्य जीवों के ह्रास के मुख्य कारण है अवैध शिकार, प्राकृतिक आवासों का विनाश, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। इनके कारण जानवरों को भोजन, पानी और सुरक्षित आश्रय नहीं मिल पाता, जिससे उनकी प्रजातियां संकट में आ जाती हैं और फिर विलुप्त होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों के वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों भारत में कई आदिवासी समुदायों और ग्राम समाजों में पवित्र वृक्षों और जंगलों की पूजा की जाती है, जिन्हें देववन या सांस्कृतिक वन भी कहा जाता है। ये रीति रिवाज वनों और वन्य जीवों को धार्मिक दृष्टि से सुरक्षित रखते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर संरक्षण में मदद मिलती है। नेक्स्ट है बच्चों की चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन बच्चों 1972 में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा शुरू हुआ था, जिसमें ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उनकी कटाई का विरोध किया। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई सोच दी और सरकार को वनों की कटाई रोकने के लिए मजबूर किया। 7वां क्वेश्चन है बच्चों कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। बहुत आसान है बच्चों, आपको कई बार मैंने कक्ष में भी आपको बताया है कि वनों में पाए जाने वाले कई औषधीय पौधे कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए हिमालयी याव चीड़ जो कि चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। यह एक औषधीय पौधा है जिसके छाल, पत्तियों, टहनियों तथा जड़ों से टैक्सोल नामक एक केमिकल निकाला जाता है, जिसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए होता है। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम हैं आपके बंगाल का टाइगर, एशियाई सिंह, एक सिंग वाला गेंडा, गंगा डॉल्फिन, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कश्मीरी हिरन, भारतीय गीद और हाथी। इनका संरक्षण अत्यंत ही आवश्यक है। वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। तो प्रदूषण से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जल प्रदूषण से मछलियां और जलचर मरते हैं, वायु प्रदूषण से पक्षियों की जीवन शैली प्रभावित होती है और ध्वनि प्रदूषण से जानवरों का व्यवहार बदलता है। इससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है और प्रजनन भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट बच्चों 10वां क्वेश्चन, भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, साथ ही उसका क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम भी आपको बताना है। पहला मैंने लिया है बच्चों कि नीलगिरी जैवमंडल। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला है। क्षेत्रफल इसका लगभग 5520 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा मैंने जो उदाहरण लिया बच्चों सुंदरबन जैवमंडल का, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्षेत्रफल लगभग 9630 वर्ग किलोमीटर है। दोनों क्षेत्र जैव विविधता और वन्यजीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण है। तो बच्चों अब बारी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों कि वन एवं वन्यजीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो वन और वन्यजीव हमारे पर्यावरण की अमूल्य संपदा है। वनों से हमें लकड़ी, रेजिन, गोंद, औषधीय पौधे, फल फूल और ईंधन जैसे अनेक संसाधन प्राप्त होते हैं। ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वायु को शुद्ध बनाते हैं। वनों से वर्षा में वृद्धि होती है, मिट्टी का कटाव रुकता है और भूजल स्तर संतुलित रहता है। वन्यजीव पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। शेर, बाघ, हाथी, हिरन जैसे वन्य प्राणी खाद्य श्रृंखला में अपनी भूमिका निभाते हैं। वन और वन्य जीव सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अनेक जनजातियां और वनवासी समुदाय वनों पर निर्भर है। वन्य जीव पर्यटन का एक बड़ा माध्यम भी है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा औषधीय पौधों और जीवों से अनेक गंभीर बीमारियों का इलाज संभव होता है, जैसे कैंसर की दवाएं टैक्सी प्लांट से बनती है, यानी टैक्सोल की दवाएं हिमालयी याव ये से जो एक केमिकल निकलता है टैक्सोल, उससे बनती हैं। इस प्रकार वन और वन्यजीव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जुड़े हैं और इनका संरक्षण हमारे लिए अनिवार्य है। यदि हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
नेक्स्ट बच्चों के वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से कीजिए। तो भारत में वनों को वृक्षों के घनत्व के आधार पर 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पुस्तक में 5 दिए गए हैं बच्चों, आप 5वां भी ऐड कर सकते हैं। यह वर्गीकरण वन सर्वेक्षण के अनुसार है, लेकिन मैं यह 4 वर्गीकरण जो दे रहा हूँ वो वन सर्वेक्षण के अनुसार मैं आपको दे रहा हूँ। तो बच्चों पहला है घने वन, जिन क्षेत्रों में वृक्षों की छाया 70% वृक्षों का घनत्व होना चाहिए। वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होती है। ये वन जैव विविधता से भरपूर होते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। यहाँ सुधार लीजिएगा बच्चों, जो घने वन है जिन क्षेत्रों में वृक्षों की छाया 70%, वृक्षों की छाया नहीं, वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है। नेक्स्ट मध्यम घनत्व वाले वन, वृक्ष घनत्व 40% से 70% के बीच होता है। ये मॉडरेट वाले होते हैं, यानी कि उसमें सघन वन लिखाया गया था, अत्यंत सघन वन, और दूसरे मध्यम घनत्व वाले वन को सघन वन कहा गया। तो आप इसे मध्यम घनत्व वाले वन भी कर सकते हैं। ये वन ग्रामीण इलाकों पहाड़ियों में अधिक पाए जाते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता होती है। तीसरा बच्चों खुले वन, इनका घनत्व 10% से 40% होता है। ये वन ज़्यादातर मानवीय हस्तक्षेप, कृषि विस्तार या चराई के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं। चौथा बच्चों झाड़ीदार वन, इनका वृक्ष घनत्व 10% से कम होता है। ये वन अत्यधिक दोहन या शुष्कता के कारण कमजोर हो जाते हैं और झाड़ियों का क्षेत्र बन जाते हैं। 5वां आप इसमें ऐड चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं या ना भी ऐड करें तो कोई दिक्कत नहीं। 5वां आपका मैंग्रोव वन, जो कि तटीय वन है। इस वर्गीकरण से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि कौन से क्षेत्र बेहतर वन संरक्षण और पुनर्नवीकरण की आवश्यकता में है। फिर तीसरा है बच्चों जैव विविधता क्या है, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण, विस्तार से लिखिए। तो जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद जीवों और वनस्पतियों की विविधता, जिसमें सभी प्रकार के पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं। यह पृथ्वी के जीवन चक्र को संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम भोजन, दवाइयाँ, लकड़ी, कपड़ा, रेजिन और अन्य संसाधनों के लिए इसी पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जबकि पशु पक्षी और कीट परागण, बीज प्रसार और जैविक अपघटन जैसे कार्य करते हैं। रोग नियंत्रण, जलवायु संतुलन और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि जैव विविधता घटती है तो पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे सूखा, बाढ़, महामारी जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण केवल वन्य जीवों का ही नहीं, बल्कि स्वयं मानव का संरक्षण है। आज के दौर में प्रदूषण, शिकार, वन विनाश और जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के लिए खतरा है, अतः इसका सतत विकास और संरक्षण अति आवश्यक है। चौथा है बच्चों की विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारक। तो मानव की विभिन्न गतिविधियां प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास की प्रमुख वजह बन गई है। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण बड़े पैमानों पर जंगलों की कटाई होती जा रही है। इससे पेड़ पौधों का आवास नष्ट होता है और कई जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास से वंचित हो जाते हैं। औद्योगिकरण, सड़क निर्माण, खनन और कृषि भूमि के लिए भूमि का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है, जिससे जैव विविधता घटती जा रही है। शिकार और तस्करी जैसे गैरकानूनी काम कई पशु प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर ला चुके हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण ने भी जीवों और वनस्पतियों के जीवन को संकट में डाल दिया है। प्राकृतिक संसाधनों के असंतुलित उपयोग और अनियंत्रित विकास के कारण न केवल वनों की हानि हो रही है, बल्कि पूरी पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन पर खतरा मंडरा रहा है। अतः मानव को अब अपनी गतिविधियों को नियंत्रित कर प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा। 5वां है और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों की भारतीय जैवमंडल क्षेत्रों की चर्चा विस्तार से कीजिए। तो बच्चों भारत में 18 जैवमंडल क्षेत्र हैं जो देश की जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, फिर से शुरू करते हैं बच्चों कि भारत में 18 जैवमंडल क्षेत्र हैं जो देश की जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और सतत विकास को बढ़ाना है। प्रत्येक जैवमंडल क्षेत्र में 3 क्षेत्र होते हैं। कोर क्षेत्र यानी कि पूरी तरह से जो कोर क्षेत्र होता है वो पूरी तरीके से संरक्षित क्षेत्र होते हैं। एक बफर क्षेत्र होते हैं बच्चों, यानी कि जिसमें सीमित उपयोग की अनुमति आपको मिलती है। और एक होता है संक्रमण क्षेत्र बच्चों, जिसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता के साथ उस क्षेत्र का सतत विकास किया जाता है।
तो इन क्षेत्रों में मानव गतिविधियों को नियंत्रित कर जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। कुछ प्रमुख जैवमंडल क्षेत्रों के नाम बच्चों नीचे दिए गए हैं। जैसे सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ और मैंग्रोव वनस्पति का आवास है। वहीं नीलगिरी जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के अंतर्गत आता है बच्चों, उसमें हाथी, बाघ और अनेक औषधीय पौधों से भरपूर वह वाला क्षेत्र है वह। फिर पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अगस्तमलाई आपका केरल में, नोंगक्रेक मेघालय में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर लद्दाख में फॉल डेजर्ट इत्यादि। इनमें से कई क्षेत्रों को यूनेस्को ने मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिया है। ये क्षेत्र पर्यावरणीय संतुलन और अध्ययन के लिए अमूल्य है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो वन और वन संपदा वाला जो चैप्टर है बच्चों, ये यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।